प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको आदिकाल में रचित प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अंतर्गत ढोला मारूरा दूहा के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। हिंदी साहित्य के इतिहास का जब काल विभाजन किया गया था तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल का नाम आदिकाल रखा था और आदिकाल की जो समय सीमा थी वो समय सीमा भी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 ईस्वी से 1375 विक्रम संवत तक माना था। अर्थात इसे अगर देखा जाए तो 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक हम मान सकते हैं। और इस काल में जो साहित्य लिखा गया था उस साहित्य को हम 5-6 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, अपभ्रंश साहित्य है और रासो साहित्य है। और इसी के साथ साथ आपका प्रेमाख्यान काव्य परंपरा भी आती है। ये इस काल में जो साहित्य लिखा गया था उस साहित्य के 5 और 6 भेद थे। तो उस भेदों में प्रेमाख्यान काव्य परंपरा जो राजस्थान में चली आ रही थी, जो उस समय के भारतवर्ष में चली आ रही थी, उसके अंतर्गत ढोला मारूरा दोहा राजस्थान में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये एक सरस लोक गाथा है। सरस यानी जो पश्चिमी राजस्थान में तो कुछ लोगों के आज भी ये कंठों का हार काव्य बना हुआ है। और इसके समानांतर ढोला मारूरा के समानांतर अगर और भी कथाएं देखें तो इसमें जैसे जेठ व उजली है, सेणी बीजानंद है, उमा सांखली और असलदास खिंची है और अन्य भी, निहालदे सुल्तान है और अन्य भी, यानी इसके समकक्ष प्रेम गाथा काव्य परंपरा रही है। लेकिन इस काव्य परंपरा में ढोला मारूरा दोहा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो ढोला मारूरा दोहा क्या है और इस ढोला मारूरा दोहा को आज से 700-800 वर्ष पहले किसने इसको लिखा था, तो इसको लेकर के विद्वानों में कुछ लोग मानते हैं कि ढोला मारूरा दोहा कल्लोल कवि द्वारा रचित एक दोहों का संकलन है। और कुछ विद्वान कहते हैं कि ढोला मारूरा दोहा की रचना कुशल लाभ ने करी थी। और कुछ विद्वान कहते हैं कि ढोला मारूरा दोहा में जो दोहे थे उन दोहों में लोण कर्ण खीड़िया ने और कुछ दोहे लिख दिए थे। तो इन दोहों का संग्रह 250 के आसपास मिलता है। अब इस ढोला मारूरा दोहा जो सरस लोक गाथा है इसकी कथा क्या है, तो इसको लेकर के यह कहा जाता है कि जब एक बार पुंगलगढ़ के राजा पिंगल, यानी स्वतंत्र भारत में पुंगल बीकानेर के पास में एक छोटा सा राज्य था और वहाँ का राजा पिंगल था। तो उस पिंगल के राज्य में जब एक बार अकाल पड़ गया था तो उस अकाल का सामना करने के लिए राजा पिंगल अपनी रानी और अपने बालद पशु पक्षियों को लेकर के वो नरवरगढ़ के राजा नल के राज्य में चला गया था। अक्सर देखा जाता है और सुना भी जाता है कि राजस्थान में ज़्यादातर पश्चिमी जो राजस्थान है, मारवाड़ जिसको बोलते हैं, उसमें लगभग हमारे यहाँ अकाल पड़ा ही करते थे। और इसका एक उदाहरण तो छपनिया काल कहा जा सकता है जो 1799 ईस्वी में हमारे यहाँ पर पड़ा था। और उस समय लोगों के पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो कहते हैं कि लोगों ने यानी कैसे तैसे अपना जीवन यापन किया था। तो उसी तरह से राजस्थान में तो हर वर्ष जैसे एक दस सुकाल होता है तो दूसरी बार अकाल पड़ता है, बरसात नहीं होती है, रेतीला रेगिस्तान है, तो उसमें वैसे ही उपजाऊ कम होता है। तो ज़्यादातर लोगों को यानी अकाल का सामना करना पड़ता था। और इस अकाल के संबंध में तो ये भी कहा गया है कि एक दोहा है, पग पुंगल धड़ कोटड़ा बाहु बायड़ मेर घिरतो फिरतो बीकपुर ठाव जैसलमेर। इसका अर्थ है कि उस अकाल रूपी पुरुष के
पग पुंगल, यानी उस अकाल रूपी पुरुष के पग यानी पैर पुंगलगढ़ में है। धड़ कोटड़ा, और अगर उस अकाल रूपी पुरुष का धड़ देखा जाए तो वो दक्षिणी राजस्थान में कोटड़ा में देखा जा सकता है। बाहु बाड़मेर, और उस अकाल की अगर भुजाएं हैं तो वो बाड़मेर में देखने को मिलती थी। घिरतो फिरतो बीकपुर, वो अकाल रूपी पुरुष वहां से चलता फिरता बीकानेर में आ जाता था। और ठाऊं जैसलमेर, और जैसलमेर तो अकाल का मूल निवास स्थान माना जाता है। तो इसलिए ये दोहा सही है। पग पुंगल धड़कोटड़ा बाहु बाड़मेर, घिरतो फिरतो बीकपुर ठाऊं जैसलमेर, यानी उस अकाल का मूल निवास स्थान तो जैसलमेर को ही माना जाता है। तो इस प्रकार से जब अकाल पड़ा था तो राजा पिंगल जो पुंगल का शासक था, और पुंगल वर्तमान में बीकानेर के पास में एक छोटा सा गांव है, और वहां पर पहले के ज़माने में रियासत काल में राजा बैठते थे और वो शासन करते थे। तो नरवरगढ़ के राजा नल के राज्य में जब वो अपने बालद और नौकर चाकरों को लेकर के वहां पहुंचते हैं तो राजा नल और पुंगल के बीच में एक संबंध होता है कि तेरे अगर पुत्र होगा और मेरी पुत्री होगी तो दोनों का विवाह कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यानी एक दूसरे के जो भी होगा ना, तो अगर पुरुष बच्चे बच्चे लड़के लड़के होंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और एक ही लड़की एक ही लड़का होगा तो संबंध तय हो जाएगा। तो इसके संबंध में ढोला मारूरा दोहा में एक दोहा है कि डउड बरसरी मारवी तिरहु बरसारू कंत, बाल पढ़ई पढ़ा पाछे अंतर पढ़ाई अनंत। यानी पहले तो ये था कि पेट में शादी हो जाया करती थी उस टाइम पर, जब पेट में बच्चा होता था तो उसको आधार मान करके संबंध होते थे। तो उसी प्रकार से जब राजा पिंगल उस अकाल का सामना करने के लिए नरवरगढ़ के राजा नल के राज्य में गए, तो उस समय राजा नल की जो पुत्री थी मारवणी, वो 1.5 वर्ष की थी, 1.5 वर्ष की थी। त्रिहु बरसारो कंत, और नरवरगढ़ के राजा नल का पुत्र जो ढोला था वो 3 वर्ष का था। डबड बरसरी मार भी त्रिहु बरसारो कंत, बाल पढ़ई पढ़ना पाछे अंतर पढ़ई अनंत। जब दोनों का विवाह हुआ तो आज यानी जब मारवणी बड़ी हुई तो उस समय में बहुत सारा अंतर बीत गया था। जब सुकाल हुआ तो राजा पिंगल अपने परिवारजनों को वापस लेकर के बीकानेर के पास में पुंगल अपने राज्य में चला जाता है। और जब मारवणी बड़ी होती है तो मारवणी संदेश वाहकों के माध्यम से, राहगीरों के माध्यम से, पथिकों के माध्यम से ढोला तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन ढोला जब बड़ा हुआ तो उसका दूसरा विवाह है मालवा की राजकुमारी मालवणी के साथ में कर दिया गया था। तो वो मालवणी मारवणी के द्वारा भेजे हुए कोई भी संदेश यानी ढोला तक नहीं पहुंचने देती थी। या तो वो पथिकों को रास्ते में मरवा डालती थी, या कोई भी राहगीर या संदेश वाहक जब चिट्ठी लेकर के आता था और मालवणी को पता लग जाता था तो मालवणी उस पर देश निकाला के बहाने उसको भगा देती थी। तो इस प्रकार से यानी इस प्रेम कथा में ऐसा वर्णन हुआ है कि बहुत ही मतलब मार्मिक वर्णन है और विरह गाथा है। यानी मारवणी अंत में एक अपने प्रिय संदेश वाहक को यानी ढोला के पास में समाचार पहुंचाने के लिए कहती है, और वो संदेश वाहक है यानी मारवणी का संदेश लेकर के कैसे तैसे करके ढोला तक पहुंचाने में सफल होता है। फिर ढोला यानी उस टाइम पर सवारी तो कोई थी होती नहीं थी, तो वो ऊंट पर बैठ करके यानी मारवणी के पास में मिलता है, और इधर यानी बाड़मेर पाली होता हुआ जैसलमेर जोधपुर की तरफ से निकल करके और वो मारवणी से मिल लेता है। तो इस प्रकार से यानी ये प्रेम कथा यानी बहुत ही अच्छी है, और इसमें विरह पूरा का पूरा विरह वर्णन है। यानी ढोला मारूरा दोहा में 2 नायिकाएं हैं। एक नायिका ढोला की जो पत्नी थी, जो मालवा की राजकुमारी थी जिसका नाम था मालवणी, तो ढोला की पत्नी मालवणी, और दूसरी थी पुंगलगढ़ के राजा पिंगल की कन्या मारवणी। तो इसमें जब ढोला यानी मारवणी को प्राप्त करने के लिए पुंगलगढ़ में आता है तो मालवणी का विरह वर्णन शुरू होता है। और जब मारवणी की 1.5 वर्ष में सगाई हो जाती है, इसके बाद में जब वो युवावस्था में आती है
तो वो ढोला को संदेश भेजती है, तो उधर मारवणी का विरह वर्णन शुरू होता है। तो इस प्रकार से ढोला मारूरा दोहा की दो नायिकाएं हैं, एक मालवणी और दूसरी है मारवणी। तो इन दोनों का विरह वर्णन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और यह विरह वर्णन यानी एक जो प्रेमी होता है वो प्रेमी की मानसिक भावनाओं को व्यक्त करने वाला ये मार्मिक दोहा है। और इस ढोला मारूरा दोहा की रचना राजस्थानी भाषा में की गई है, राजस्थानी भाषा में। और इसमें विरह वर्णन का बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। तो इस प्रकार से इसके संबंध में कहा जाता है कि ढोला मारूरा दोहा एक सरस लोक गाथा है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, और इसमें शायद अतिशयोक्ति होगी, कि जो मल्हार राग के साथ में यानी पश्चिम राजस्थान के धोरों में बैठ करके इसको मांड गायन में अगर इसको गाया जाता है तो कहा जाता है कि आसमान में बूंदें उमड़ने लगती हैं और बरसात होती है। तो वो मल्हार राग में अगर इसको गाया जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आज भी जब पर्यटक जाते हैं तो रेतीले धोरों में बैठ करके मांगणियार जो जाति होती है, लंगा जाति होती है, वो ढोला मारू की कथा भी सुनाते रहते हैं। तो ये ढोला मारूरा दोहा की जो सरस लोक गाथा है, जो प्रेम कथा है, वो प्रेम कथा का इसको हम प्रतिनिधि काव्य कह सकते हैं। यानी जो प्रेम परंपरा चल रही थी उस प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का इसको प्रतिनिधि काव्य भी कहा जा सकता है। क्योंकि इससे पहले जो प्रेम कथाएं मिलती हैं वो प्रेम कथाएं इतनी बड़ी अच्छी नहीं मानी जा सकती, बल्कि इसमें एक विरह वेदना का इतना सच्चा वर्णन हुआ है कि इसको कोई किसी ने भोगा हो तो उसे पता चलता है कि ढोला मारूरा दोहा का विरह वर्णन जो मारवणी ने भोगा है वो विरह वर्णन हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। जैसे विरह वर्णन तो अगर हम देखें तो ढोला मारूरा दोहा में विरह वर्णन जैसा मारवणी का है, उसी के अनुरूप अगर आगे देखा जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी जो रचना जो पद्मावत है, उस पद्मावत में नागमती का विरह वर्णन उसको भी यानी प्रस्तुत किया गया है। जो वो विरह वर्णन है वो भी बड़ा ही अच्छा हिंदी साहित्य में। और उसके बाद में विरह वर्णन की दृष्टि से देखें तो महादेव वर्मा ने भी अपना जो काव्य लिखा है वो विरह से ओतप्रोत लिखा है। तो विरह मारवणी का विरह वर्णन कई बार प्रश्न भी आता है। मारवणी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। यानी मारवणी किस प्रकार से यानी अपने पति के पास में संदेश भेजती है और उन संदेशों में उसकी जो स्थिति कैसी होती है, उस स्थिति का कुछ कवियों ने इसमें जो दोहों की संख्या थी, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें दोहों की संख्या 240 के आसपास थी, कुछ कहते हैं कि इसमें घटा दिया गया था, कुछ कहते हैं कि इसमें बढ़ा करके 8 ढोला मारूरा दोहा के दोहों की संख्या 252 के आसपास हो गई है, कुछ कहते हैं कि 256 के आसपास हो गई है। तो ढोला मारूरा दोहा एक राजस्थानी यानी प्रेमाख्यान काव्य का प्रतिनिधित्व करने वाला काव्य है। और इस काव्य की कथा वस्तु बहुत ही अच्छी है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने आपको ढोला मारूरा दोहा एक सरस लोक गाथा है या एक प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रतिनिधित्व काव्य करने वाला इसको कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपने पढ़ा भी होगा, पहले की क्लासों में भी पढ़ा होगा। जैसे 11वीं क्लास है, 12वीं क्लास है, 10वीं है, और उसमें उसका जो रचयिता था तो रचयिता के बारे में कुशललाभ, और कुछ लोग इसको कल्लोल कवि से भी संबंधित मानते हैं। तो इस प्रकार से ये लिखा गया जो काव्य था वो बहुत ही अच्छा है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा।